नमस्ते दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। खुला सा आंगन, आंगन में ही टूटा फूटा सा बड़ा दरवाज़ा और उस दरवाजे से लग कर 2 कमरे, कमरों से सटे हुए बरामदे में रसोई। यह है गंजोई का घर। 4 बेटियां और पत्नी है। गंजोई के परिवार में गंजोई की पत्नी सुगना पुरानी साड़ी की फटी पट्टियों से गुंथती रहती। मैली सी चारपाई पे गंजोई पैर फैला के लेटा रहता और सुगना अपनी बातों से उसका मन बहलाती। सुगना को पति की सेवा से फुर्सत मिलती तो घर की खोज खबर लेती। गंजोई तो अजगर था, दास मलूका का शुक्रिया अदा करता और अपने दाने के इंतज़ार में पड़ा रहता। गंजोई की बड़ी बेटी अंजू 15 साल से कुछ ऊपर, काली ठिगनी, सुस्त, थोड़ी मोटी और चुप चुप सी रहती। वह लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करती। धीरे धीरे उसने अपनी दोनों छोटी बहनों को भी जान पहचान के घरों में लगवा दिया। अंजू के बाद वाली संजू 13 साल की, दुबली पतली, गठी हुई, उम्र के मुताबिक सही कदकाठी, खूबसूरत तो नहीं पर बदसूरत भी नहीं थी। वो धीमी और मीठी आवाज़ जल्दी जल्दी काम निपटाती। जिन घरों में काम करती वहीं के बच्चों से वह अपना मन बहलाती। 8 साल की रंजू बेहद दुबली, गेहुआ रंग, उलझे उलझे तेल चुपड़े बाल, मैली सी फ्रॉक उसके काम में सबसे ज़्यादा फुर्ती थी। उसका मन मचलता था अपने साथ के बच्चों के साथ खेलने को, इसलिए वह जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश में कुछ न कुछ गड़बड़ करती रहती और डांट सुनती। पर थी धुन की पक्की। सबसे छोटी रीना 6 साल की अंजू के साथ काम पर जाती और उसकी मदद करती। बर्तन मांजना भी वह सीख रही थी और झाड़ू ठीक ठाक लगा लेती। कुल मिलाकर सारी बहनें मिलकर दाल रोटी का जुगाड़ कर लेती। एक चीज़ थी जो चारों बहनों में एक जैसी थी, उनकी खाली आंखों में ज़िंदगी की चमक। खूब जीना चाहती थी वे सब, जो भी थीं, जैसी भी थीं। खूब हंसना और कुछ ना कुछ गुनगुनाना रहना उनकी आदत। मोहल्ले की औरतें ज़्यादातर मजबूर थीं या फिर लोगों के यहाँ आया मेहरी का काम करती थी। गंजोई जब घर पे नहीं होता तो सुगना रेशमी साड़ी पहनकर किसी पड़ोसन के यहाँ बैठ जाती। औरतें भी बातों बात में उसे छेड़ती, ये चटक मटक के दिन तेरे नहीं तेरी बेटियों के हैं। जवानी में भी उनसे अपने घर की पानी भरवाएगी क्या? लड़कियाँ बड़ी हो रही हैं, भेज अपने ठल्ले मर्द को बाहर, घर बार देखे, रिश्ता कुनबा देखे। सुगना खिसियानी सी हंसी हंसती और बोलती, तू ही बता सरोज, हमारे पास न जेवर है न ज़मीन। जो थोड़ा बहुत मेरी सास के गांठ पल्ले था वह पहले ही अंजू के बापू ने दारू में घोल के चढ़ा लिया। अब तो ऐसा है कि चूल्हा भी अनाज देखकर ही गर्म होता। अरे तो उसे काम पर क्यों नहीं भेजती? इतनी बड़ी अनाज की मंडी है, बड़े बड़े आड़ती बैठते हैं, जाए किसी के पास कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। बेटियों की कमाई से घर चलता है, कोई सरोज की सास ने 2 टूक सुनाया। अब सुगना ने वहाँ से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। ऐसा नहीं है कि सुगना और गंजोई को अपनी जवान होती बेटियों की फिक्र नहीं थी, पर वे दोनों ठहरे मिजाज के मस्त मौला। उन्हें लगता था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सुगना और गंजोई का परिवार समय की ताल में ताल मिलाता, एक एक कदम उसके साथ चलता। समय भी चिकनी सड़क पर सरपट चाल चलता, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मुश्किल के। अंजू की ज़्यादातर सखियों का ब्याह हो चुका था, पर उसे अपने ब्याह न होने का मलाल ना था, ना ही उसे ज़रूरत महसूस होती। सुगना और गंजोई को उसके ब्याह की काई आस ना थी, इसलिए कोशिश करने का भी ख्याल नहीं था। फिर आराम की मुद्रा में टेक लगा लेते और फिर घर चलाने में अंजू का अहम योगदान था। अंजू भी पीछे न रहती। वह कहती, अरे बर्तन तो मुझे देखते ही चमक जाते हैं, तुम्हारी तरह नहीं कि शक्ल देखकर घूरा भी छींक दे। गंजोई के घर से बाईं तरफ 3 मकान छोड़कर कमल किशोर का घर था। वह एक 17 साल का ठीक ठाक सी शक्ल वाला लड़का था, जो बाजार में साइकिल की दुकान पर पंचर लगाने का काम करता था। वह जवानी के उस पायदान पे था जब सब कुछ खूबसूरत और आसान लगता। खाली समय में रंगीन चश्मा लगाकर वह फिल्मी गाने सुनता। उसने मालिक से बड़ी मिन्नत करके दुकान से एक पुरानी साइकिल ले ली और साइकिल की दुकान पे मंजे हुए अपने हुनर को आजमा कर उस साइकिल को नई जिंदगी दे डाली। एक दिन कमल किशोर घर के बाहर खड़ा होकर अपनी साइकिल को साफ कर रहा था और साथ ही कुछ गाना गुनगुना रहा था। चोरी चोरी आजा गोरी पीपल की छाँव में कहीं कोई, तभी उसकी नज़र संजू पे पड़ी। यह कौन है? बड़ी मस्त दिख रही है। इतने में संजू की नज़र कमल किशोर पे पड़ी। आंखें सिकोड़ कमर पर हाथ रख संजू थोड़ा गुस्से और बड़ी अदा से गुर्रा के बोली, आंखें फाड़ के क्या देख रहा है?
बोलूं तेरे बापू को, भड़क क्यों रही है? देख ही तो रहा हूँ तू सुगना काकी की बेटी है ना। चल नाम बता अपना, कमल किशोर ने उसकी तरफ बढ़ते हुए फिल्मी अंदाज में पूछा। संजू को हंसी आ गई। चल जा अपना काम कर, कहकर वह घर में घुस गई। कमल किशोर का मन गुदगुदाहट से भर गया। संजू को गए बहुत वक्त बीत चुका था, पर वह वहीं खड़ा अब भी उन पलों को आगे पीछे देख रहा था, अपने सपनों में जी रहा था। संजू ज़रा चूल्हा जला दे और आटे में थोड़ा नमक डाल दे, खाने का समय हो गया है, बस अभी सब खाना मांगने वाले हैं, अंजू ने कहा। इतने में ही सुगना की आवाज़ आई। हे अंजू, खाना दे दे। सुगना और गंजोई आंगन में पड़ी खाट पे जमे हुए थे। गंजोई आसमान की ओर मुंह करके लेटा और सुगना उसके पैर दबा रही। रसोई में जान खपाने से ज़्यादा आसान था यह काम। गंजोई के खाते ही सुगना खुद खाने बैठ गई। फिर बाद में बच्चे आपस में मिल बैठ के खाते। हाँ हाँ, खाना बन रहा है। अंजू ने संजू की तरफ देखा पर बोली कुछ भी नहीं। अब उसे संजू के लिए फ़िक्र होने लगी थी। जब तक उसका खुद का ब्याह ना हो जाता तब तक संजू का ब्याह होना मुश्किल था। अपनी आस उसे थी नहीं, पर संजू आज रात संजू को भी नींद नहीं आ रही थी। चल नाम बता अपना, उसके कानों में गूंज रहा था। उसे फिर हंसी आने लगी। वह कमल किशोर ही तो था, कितनी ही बार तो देखा है उसे, फिर आज क्या बात हो गई? संजू समझने की कोशिश कर रही थी। आज संजू की लाली में कुछ ज़्यादा ही चमक थी। शायद सुबह की धूप का असर था या फिर रात को दबे पैर उसकी चारपाई में घुस आए ख्यालों का। घर से पहला कदम ही निकला था कि नज़र बाईं ओर मुड़ गई। हड़बड़ाहट में दूसरा कदम तो बाहर निकला नहीं, पहला भी अंदर चला गया। दरवाजे की ओट लेकर संजू अपनी घबराहट पे काबू पाने की कोशिश करने लगी। अपने घर के बाहर कमल किशोर पूरी तरह मुस्तैद खड़ा था। आखिर संजू की चारपाई से निकलकर वह ख्याल उसके भी तो बिस्तर में घुसा था। कमल किशोर की नज़र संजू पे पड़ चुकी थी। वह समझ गया था कि संजू काम पर जाने वाली है। वह पहले ही साइकिल लेकर उसके काम की दिशा की ओर चल पड़ा। इधर संजू भी संभल चुकी थी। वह तनकर बाहर निकली, बाएं देखा फिर दाएं देखा, फिर एक निराशा की ढीली सांस जिसमें राहत पाने की भरसक कोशिश की छोड़ते हुए अनमनी सी काम करने चली गई। संजू, तेरे माँ बापू तेरा ब्याह मुझसे तो क्या किसी से भी नहीं होने देंगे, कमल किशोर संजू से कह रहा था। कमल किशोर और संजू को एक दूसरे के नज़दीक आने में ज़्यादा समय नहीं लगा। दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगता। अपना काम ख़त्म कर दोनों रोज़ मिलते, एक दूसरे के साथ जीने के सपने देखते। सुगना और गंजोई की बेजारी संजू की चाह को और हवा देती, पर वह अंजू के बारे में सोचकर बेचैन हो जाती। उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता था जो उस घर की बेटियों को ससुराल के दरवाजे तक पहुंचाता। माँ बाप को अपनी कमाऊ बेटियों को विदा करने की कोई जल्दी ना थी। भड़क क्यों रही है? देख ही तो रहा हूँ तू सुगना काकी की बेटी है ना। चल नाम बता अपना, कमल किशोर ने उसकी तरफ बढ़ते हुए फिल्मी अंदाज में पूछा। कमल किशोर उसके सपनों में पूरी तरीके से डूब चुका था और संजू भी। सुगना और गंजोई को आंगन में पड़े रहने का काम था। बस उनके पास अपनी बेटियों की परवाह के लिए कोई काम नहीं था। गंजोई के खाते ही सुगना खुद खाने बैठ जाती, फिर बाद में बच्चे आपस में मिल बैठकर खा लेते। हाँ हाँ, खाना बन रहा है, संजू ने चिढ़कर जवाब दिया। अंजू ने संजू की तरफ देखा पर बोली कुछ भी नहीं। अब उसे संजू के लिए फ़िक्र होने लगी थी। जब तक उसका खुद का ब्याह ना हो जाता तब तक संजू का ब्याह होना मुश्किल था। अपनी आस उसे थी नहीं, पर संजू आज रात संजू को भी नींद नहीं आ रही थी। चल नाम बता अपना, उसके कानों में गूंज रहा था। उसे फिर हंसी आने लगी। वह कमल किशोर ही तो था, कितनी ही बार तो देखा है उसे, फिर आज क्या बात हो गई? संजू समझने की कोशिश कर रही थी। आज संजू की लाली में कुछ ज़्यादा चमक थी। शायद सुबह की धूप का असर था या फिर रात को दबे पैर उसकी चारपाई में घुस आए ख्यालों का। पता नहीं, घर से पहला कदम ही निकला था कि नज़र बाईं ओर मुड़ गई। हड़बड़ाहट में दूसरा कदम तो बाहर निकला नहीं, पहला भी अंदर चला गया। दरवाजे की ओट लेकर संजू अपनी घबराहट पे काबू पाने की कोशिश करने लगी। अपने घर के बाहर कमल किशोर पूरी तरह मुस्तैद खड़ा था। आखिर संजू की चारपाई से निकलकर वह ख्याल उसके भी तो बिस्तर में घुसा।
वह समझ गया था कि संजू काम पर जाने वाली है। वह पहले ही साइकिल लेकर उसके काम की दिशा की ओर चल पड़ा था। इधर संजू भी संभल चुकी थी। वह तन कर बाहर निकली, बाएं देखा, फिर दाएं देखा, फिर एक निराशा की ढीली सांस जिसमें राहत पाने की भरसक कोशिश की गई थी, छोड़ते हुए अनमनी सी काम पर चल दी। संजू, तेरे माँ बापू तेरा ब्याह मुझसे तो क्या किसी से भी नहीं होने देंगे, कमल किशोर संजू से कह रहा था। कमल किशोर और संजू को एक दूसरे के नज़दीक आने में ज़्यादा समय नहीं लगा। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता। अपना काम ख़त्म कर दोनों रोज़ मिलते, एक दूसरे के साथ जीने के सपने देखते। सुगना और गंजोई की बेजारी संजू की चाह को और हवा देती, पर वह अंजू के बारे में सोचकर बेचैन हो जाती। उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता जो उस घर की बेटियों को ससुराल के दरवाजे तक पहुंचाता। माँ बाप को अपनी कमाऊ बेटियों को विदा करने की कोई जल्दी न थी। अंजू को संजू और कमल किशोर के इश्क की खबर थी। संजू ने ही उसे बताया था, एक दिन संजू भाग कर जाएगी मेरे साथ। चल हट, बड़ा आया भगाकर ले जाने वाला। कहाँ रखेगा, क्या खिलाएगा मुझे और मेरे घर वाले मोहल्ले वाले जीने नहीं देंगे। मेरी बहनों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। संजू ने उसे घुड़का और आखिरी बात कहते कहते उसे खुद की आवाज़ सुनाई नहीं दी। आंखें सिकुड़ गईं और चेहरे पे उदासी उभर आई। कमल किशोर ने हल्के से झिड़क कर कहा, तो यहाँ रहकर तू कौन सा उनका घर भर देगी। भाग चल, तेरे बाप का बोझ कुछ कम हो जाएगा। यहाँ रहकर जिंदा भूत की तरह बर्तन ही तो घिसेगी। मेरे साथ चल, तेरी ज़िंदगी संवार दूंगा। संजू ने उसे घूर कर देखा पर बोली कुछ नहीं। गर्मी की रात में सभी आंगन और बरामदे में ही सोते थे। आज संजू ने अपना बिस्तर अंजू के साथ ज़मीन पर ही बिछा लिया। चारपाइयाँ कम थीं, सो अंजू ज़मीन पर ही सोती थी। रीना और रंजू भी एक चारपाई पर वहाँ बेसुध सो रही थी। सुगना बरामदे में थी। संजू और अंजू दोनों चुपचाप आसमान को घूर रही थी। दोनों को नींद नहीं आ रही थी, पर शायद उनके मन में बीच संवाद चल रहा था। संजू ज़रा बेचैन दिखी तो अंजू ने अपना हाथ उसके सिर पर रखते हुए पूछा, क्या हुआ संजू, नींद नहीं आ रही। बेहद अपनेपन से भीगे शब्दों की नमी में संजू भी नहा गई। हाँ दीदी, आज तो नींद सचमुच नहीं आ रही। अच्छा ये बता कि कमल किशोर कैसा है, क्या लाया वह आज तेरे लिए। आजकल तो तू कुछ बताती ही नहीं मुझे, अंजू ने बनावटी गुस्से से मुंह फुला के कहा। संजू ने अंजू की तरफ देखा और खिलखिला के हंस दी। दीदी तुम बड़ी चालाक हो, मेरा मुंह खुलवाने के लिए कमल किशोर का नाम ले लिया। कमल किशोर का नाम लेते ही संजू ज़रा संजीदा हो गई। ठंडी सांस छोड़ते हुए उसने कहा, दीदी आज वह मुझे अपने साथ भाग चलने के लिए कह रहा था। तो भाग जा, किसके लिए रुकी हुई है, अंजू ने सहज भाव से कहा। और एक दिन मोहल्ले में आग लग गई। गंजोई पहली बार हरकत में आया। अरे सुगना, संजू आई क्या। नहीं अंजू के बापू, कहते हुए सुगना बीच आंगन में बैठ छाती पीट पीट के रो रही। दिन ढल रहा था। सुबह से निकली संजू का अब तक कुछ पता नहीं था। गंजोई ने हर जगह खबर ले ली और यह बात अब पूरे मोहल्ले को पता चल गई। कमल किशोर भी सुबह से गायब था। 2 और 2 4 भांपने में किसी ने समय न गंवाया। गंजोई ने अपना सिर पीट लिया। सुगना रो रो कर बच्चियों को कोस रही थी। जाओ तुम लोग भी भाग जाओ, कोई ना कोई मिल ही जाएगा चौक पर। अरे भागना ही था तो तू ही भाग जाती, उसने अंजू की तरफ इशारा करके कहा। भगोड़ों का घर नाम धरा जाएगा हमारा। अंजू के बापू कुछ करो। हाय यह क्या कर दिया, अब तो ज़िंदगी पत्थर जैसी भारी हो जाएगी। लोग हमें जीने नहीं देंगे। कौन ब्याहेगा इन बेटियों को। गंजोई मोहल्ले के बड़े बूढ़ों के आगे रो रहा था। एक बुजुर्ग ने अपनी घर घराती आवाज़ में लताड़ा, देख गंजोई, तूने तो कभी खबर नहीं ली अपने बच्चों की, अब पछताने से क्या होगा। लड़की भाग गई और धर गई कलंक तेरी 7 पुश्तों पे। अब ज़रा सुध ले और बाकियों को संभाल। अब तू हमारी बिरादरी से बाहर हो गया है। हमारे भी लड़के लड़कियां हैं, कुछ तो कायदे कानून रखना पड़ेगा, एक ने कहा। यह सुनकर गंजोई फपक कर रो पड़ा। वह हाथ जोड़कर बोला, देखिए आप लोग ऐसा मत करो। आप ही साथ छोड़ने की बात करेंगे तो हम किसकी मदद मांगेंगे। मुश्किल में तो अपने ही काम आते हैं। हमेशा यहाँ के एक मंदिर के बुजुर्ग थे, वे बहुत ही काइयाँ मिजाज के थे। कुछ सोचकर उन्होंने कहा, देख गंजोई, जब हम गाँव में रहते थे वहाँ के नियम कानून अलग थे, या यूँ कह लो कि बड़े बुजुर्गों ने बड़ी सूझबूझ के साथ परिवार पे विपत्ति का तोड़ निकाला था, जो तब भी सही थे और अब भी।
गांव में जब कोई लड़की भाग जाती तो उस परिवार को जाति से बाहर कर दिया जाता और बच्चे की एक नादानी की वजह से पूरा कुनबा बर्बाद हो जाता। तू अपनी लड़की को ना खोज, ना ही उसे दोबारा घर में घुसने देना। तो उसका श्राद्ध कर दे। ऐसा करने से माना जाता है कि लड़की भागी नहीं, मर गई। फिर कोई उंगली नहीं उठाता। यह हमारी जाति का एक रिवाज है जो गांव में आज भी माना जाता है। गांव वालों को खूब खिला पिला कर खुश कर दिया जाता है, फिर सब उसे मरा मानकर भूल जाते हैं। गंजोई ने संजू का श्राद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने तय भोजन से 2 अतिरिक्त पकवान बनवाए। सुगना ने चाव से सब परोसा। अंजू ने भी जलेबी खाई। हमेशा को 2 जोड़ी कपड़े भी दिए। कमल किशोर को